हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। एकदम आपके मन में जो एक उत्साह बनता है, एक जो आपके मन में एक स्थिति पैदा होती है कि यार ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो उसमें एक और स्थिति पैदा करने वाला एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। और ये जो टॉपिक है, आप देख सकते हैं, ये दो टॉपिक्स को मिक्स करता हुआ है। एक तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और दूसरा जो मिक्स यहां पर हो रहा है वो वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर हम कह सकते हैं, वैदिक संस्कृति जो है उसको, तो उसको कनेक्ट करता हुआ है, या हम यूं कह सकते हैं कि दोनों के संक्रमण स्थिति को प्रेजेंट कर रहा है ये। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपने क्या कभी सोचा है कि हड़प्पा में साहित्यिक स्रोत आपको नहीं मिलते हैं, जबकि वैदिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और आप सब लोगों को मालूम है कि किसी भी समय की हिस्ट्री को समझने के लिए, किसी भी समय के इतिहास को समझने के लिए उसके दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। एक होता है लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो जो हमारी एंशियंट, मोस्ट ऑफ द एंशियंट, हमारी अभी तक की जो प्राचीन सभ्यता जो ज्ञात है, नॉन एंशियंट हिस्ट्री जो इंडिया की है, जहां से स्टार्ट होती है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें कोई भी लिटरेरी सोर्सेज हमको नहीं देखने को मिलते। फिर आप कहेंगे कि सर वहां लिपियां तो मौजूद हैं, वहां पर स्क्रिप्ट तो मौजूद है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पर लिटरेरी सोर्सेज नहीं है? तो हम उसको भी आपको बताएंगे अभी थोड़ा सा आगे। लेकिन समझने की बात यह है कि लिटरेरी सोर्सेज केवल किसी संकेत, अक्षर या फिर कुछ इस तरीके की स्क्रिप्ट जिसको हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि कह सकते हैं, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कह सकते हैं, क्या उसको हम साहित्य की श्रेणी में रख सकते हैं? बेसिकली साहित्य तब जन्म लेता है जब हम उसमें किसी प्रकार के व्याकरण, किसी प्रकार के कह सकते हैं कि रस या छंद या कुछ इस तरीके की चीजें जो हमें अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द की तरफ डिपेंडेंसी लेकर के जाती हों, उनको हम लोग साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। केवल संकेत को साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, या सांकेतिक जो एक जो ग्रुप है उसको हम लोग साहित्य के अंतर्गत नहीं रख सकते। कोई किताब नहीं है, कोई एक प्रॉपर भाषा के बारे में नहीं पता है। देखिए, साहित्य कोई जरूरी नहीं है कि लिखित ही हो, मौखिक भी हो सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य अपनी स्टार्टिंग में लिखित नहीं है, लेकिन फिर भी साहित्य की श्रेणी में हैं। उनके लिखित रूप शुरुआत में नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको हम साहित्य मानते हैं, क्योंकि वहां पर आपको एक पूरी भाषा के माध्यम से जो विचार और संचार है वो उसकी अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलती है। किसी न किसी प्रकार के छंद, किसी न किसी प्रकार के आपस में व्याकरणिक रूप स्वरूप, वो सब मिलते हैं जो साहित्य को बुनने बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, जो कि टोटली एब्सेंट हैं अभी तक हड़प्पा में। एंड दैट इज वाई ये क्वेश्चन रेज होता है कि हड़प्पा में साहित्यिक स्रोत नहीं है। हम इसको और खंगालने का प्रयास करेंगे। हम तो अभी ये समझ रहे हैं कि यार नहीं है यहां पर, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपके मन में आता है। फिर वैदिक काल में आप देखोगे पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। लोग अगर इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे, जो इहलोक से उहलोक तक की जानकारी रख सकते थे, उन्होंने अपने मकान घर नहीं बनाए, जबकि उनकी पहले की जो पीढ़ियां हैं, उनकी पूर्व की जो हिस्टोरिक आप एविडेंसेस देखते हैं, वो एक एडवांस सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक अच्छी खासी जो कह सकते हैं कि शहरी योजना, नगरीय योजना जो है, प्लैंड सिटी जो है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे का जो शहर आता है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो पिछले वाले शहर से, पिछली वाली सभ्यता से थोड़ा ज्यादा एडवांस होगा और ज्यादा एडवांस होगा। पर यहां तो डिक्लाइन है, यहां पे तो और पीछे जाता हुआ समाज दिखता है, ग्रामीण स्थिति में जाता हुआ समाज दिखता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि दे हैव लेफ्ट नो काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं कि एक भी तरीके का उसमें जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं है। उसका रीजन क्या हो सकता है, उसके कारण क्या हो सकते हैं? तो चलिए खंगालते हैं इसके बारे में, कुछ चीजें जानने का प्रयास करते हैं। आप ये इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हो, और इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आगे जब हम थोड़ा सा मूव करते हैं तो आप यहां पर वैदिक कल्चर भी देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इंडो और वैदिक कल्चर का यहां पर आपको एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार के जो स्रोत होते हैं इसके, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मिलते हैं, वो लिखित सोर्स के तौर पर देखे जाते हैं। बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है, वो प्राचीन इतिहास, जैसे हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हड़प्पा सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के आसपास दिखती है। और ये टाइप वेरी करते हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग किताबों में, अलग अलग साक्ष्यों के अकॉर्डिंग।
ये वेरी करते हैं। तो एक मोटे मोटे तौर पर मैंने बात लिखी। वही वैदिक सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें या वैदिक एज की बात करें तो 1500 से 600 बिफोर क्राइस्ट, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय हमको यहां पर देखने को आसानी से मिल जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें पहला नाम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पहले है, और वैदिक कल्चर जो है या वैदिक काल जो है वो बाद की सभ्यता है। यानी क्रमिक रूप से आर्कियोलॉजिकल जो इसके मैं कह सकता हूं क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है, सॉरी, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हड़प्पा पहले है और वैदिक सिविलाइजेशन बाद में। तो हमारे माइंड में यह बात हमेशा जाती है कि ये एक विकसित सभ्यता थी, ये एक विकसित सभ्यता थी, और विकसित सभ्यता के बाद आने वाली जो सभ्यता है उससे हम और विकसित होने की उम्मीद करते हैं, ना कि और पीछे जाने की उम्मीद करते हैं। और इन दोनों में आपने देखा कि ऐतिहासिक जो जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं, इन दोनों में जो ऐतिहासिक जानकारी है उस ऐतिहासिक जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं, दो मुख्य स्रोत हैं, मैंने बताया साहित्यिक और मैंने बताया आपको पुरातात्विक। इन दोनों के आधार पर एक अच्छा खासा विरोधाभास हमको देखने को मिलता है, अंतर हमको देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लिए हमारे पास में आप जानते हैं कि किसी प्रकार के रिटन एविडेंसेस मौजूद नहीं है, उतने इंपॉर्टेंट रिटन एविडेंसेस नहीं मौजूद हैं, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है प्रचुर मात्रा में। रिटन एविडेंसेस में लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, सॉरी मुझे यह कहना चाहिए, क्योंकि रिटन एविडेंसेस तो हैं जो पठनीय नहीं है, अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है। वैदिक काल के पास में एक विस्तृत साहित्यिक विरासत मिलती है, लेकिन वहां पर पुरातात्विक प्रमाण या साक्ष्य जो हैं वो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मौजूद हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से मौजूद हैं, या हम उसको मान सकते हैं कि चलो नहीं मौजूद है। तो इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलता है। तो ये किस चीज का मामला आपको देखने में लगता है? आपको लगता है कि यार ये जो है ना, जो सोर्सेज हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हैं, उनकी उपलब्धता में कमी का मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ये दोनों सभ्यताओं का अगर आप ध्यान से समझेंगे, इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे लेक्चर को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये जो मामला है, ये दोनों सिविलाइजेशंस के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मौलिक चरित्र हैं, उनमें डिफरेंसेस हैं, उनमें भिन्नता है, और उन्हीं भिन्नता के कारण लिटरेरी या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या व्हाटएवर सोर्सेज जो हम लोग कहते हैं, उन सोर्सेज में, हिस्टोरिकल सोर्सेज में डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं डिफरेंसेस को खंगालने का प्रयास करेंगे, दोनों सभ्यताओं के स्वभाव को समझने का प्रयास करेंगे। पहली सभ्यता और दूसरी सभ्यता के बीच में एक डार्क एज भी है, उस डार्क एज को भी हम खंगालने का प्रयास करेंगे। संक्रमण काल उसको हम लोग कहते हैं, वो संक्रमण काल को भी खंगालने का प्रयास करेंगे कि क्या उसने भी कोई रोल इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अदा किया है, उसको भी हम समझने का जरूर यहां पर प्रयास जो है वो आपके सामने करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत 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 महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो ये 20 तारीख हो चुकी है, शाम के 6 बज चुके हैं, और हमारे पास में अब कुछ ही घंटे का समय बचा हुआ है कि जब हमारे पास में ये मिशन सक्सेस सेल समाप्त हो जाएगी। सेल समाप्त हो जाएगी तो आपको ये बैच जो है वो तकरीबन 12,000, 10,000 से 12,000 के आसपास देखने को मिलेगा। ये बैच जो है आपको 18,000 से 20,000 के आसपास देखने को मिलेगा, और ये इसी तरीके से 30 से 35,000 रुपए देखने को मिल सकता है। तो इतने बड़े अंतर से बचना है तो आपके पास में कुछ समय शेष है। आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आसानी से इन बैचेस को उपलब्ध करा करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये छूट जो है वो आगे 2027 और 2028 के बैचेस में भी उपलब्ध हैं, लेकिन ये सारी की सारी उपलब्धता केवल आज ही मौजूद है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। ध्यान रखिए 20 सितंबर आज ही है और आज है इसकी अंतिम तिथि। चलिए अपने लेक्चर में वापस आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों की जो प्रचुरता को हम यहां पर देख रहे हैं और खासतौर से किस स्वरूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपका हड़प्पा सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को अगर हम देखें तो एक मौन पुरातात्विक गवाह के तौर पर देखा जा सकता है, अर्थात साइलेंटली इनके तमाम प्रकार के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते, वो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन आपको बहुत सारे चीजों का वो इशारा कर सकते हैं। तो आपको उन्हें डिकोड करना होगा, समझना होगा कि ये जो चीजें हैं इनका उपयोग किस प्रकार से किया गया होगा। तो हम समझते हैं कि हड़प्पा का जो ज्ञान है वो पूरी तरीके से, वो पूरी की पूरी तरीके से अगर आप देखिए तो ये पुरातात्विक खुदाई पर ही आधारित है। इनमें साहित्यिक अभिलेख कुछ मिलते हैं। साहित्यिक अभिलेख जैसे आपको मालूम है कि कुछ विशेष प्रकार की, जैसे वो क्या बोलते हैं, मोहरे इत्यादि जो है,
या फिर कुछ बर्तनों पर कभी कभी कुछ चीजें उकेरी गई होंगी ऐसा करके, तो ये हमको देखने को मिलता है। लेकिन इनको आज तक हम लोग पढ़ नहीं सके, और पढ़ भी सके तो उनपे सभी इतिहासकारों की एक मतता नहीं है। इसको भी मैंने डिकोड किया था पिछले लेक्चर में, आप प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हैं, हिस्ट्री फैक्ट्स बाय विरत दुबे। आप जाकर के स्टडी IQ IAS हिंदी के उसमें देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री फैक्ट बाय विरत दुबे। आप सर्च करोगे तो उसमें क्रमिक रूप से हमने सारी चीजें वहां पर बताई हैं, तो आप उस लेक्चर को जाकर के देखिएगा। बहरहाल ये जो सभ्यता है, इसके जो भौतिक जो अवशेष हैं, अगर उनको देखें तो उनसे हमें पता चलता है कि ये जो सभ्यता है ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक उन्नत सभ्यता रही होगी, एक सुनियोजित सभ्यता रही होगी। और आप देख सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता थी। तो हमें यहां पर साक्ष्यों में कमी नहीं देखने को मिलती, खूब साक्ष्य देखने को मिलते हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, ऐसे तमाम जगहों पर बहुत सारे विस्तृत समृद्ध पुरातात्विक रिकॉर्ड्स हमको देखने को मिल जाते हैं, और ये सब दिखाते हैं कि यह सभ्यता एक उच्च विकसित नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन प्रणाली के आपको यहां पर प्रमाण देखने को मिलेंगे, और नगर नियोजन प्रणाली के प्रमाण आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके घरों से पक्की नालियां एक नाले को कनेक्ट कर रही हैं। आपको देखने को मिलेगा कि सड़कें हैं वो पक्की ईंटों की बनाई गई हैं, सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काट रही हैं, सुनियोजित सड़कें हैं, कई जगहों पर 2 मंजिला इमारतें हैं। तो एक जो समाज में संगठन की जो आवश्यकता होती है नगरीय सभ्यता को बनाने के लिए, वो सारी चीजें वहां पर हमको मौजूद देखने को मिलती हैं। तो डेफिनेटली वहां पर एक विस्तृत समृद्ध पुरातात्विक रिकॉर्ड हमको मिल जाते हैं, जिनसे हमको वहां के नगर नियोजन के प्रमाणों की जानकारी मिलती है। पर नगर नियोजन ही नहीं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, उनकी सोशल एक्टिविटीज जो है, उसके एविडेंसेस से रिलेटेड जो हमारे पास में उनसे रिलेटेड जो एविडेंसेस हमारे पास में वो भी मौजूद है कि उनकी आर्थिक और सामाजिक संरचना कैसी रही होगी। हमको पता चलता है कि वे विदेशी व्यापार भी करते थे, जैसे मेसोपोटामिया और दूसरी सभ्यताओं के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे, और संबंध थे तो वस्तुओं का व्यापार करते होंगे, वस्तु बनाते होंगे तो शिल्पकारी यहां पर रही होगी, मजबूत कारीगरी की परंपरा हमको देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल है कांसे की नर्तकी की मूर्ति देखिए आप, तमाम प्रकार की नावें आपको देखने को मिलती हैं, कॉटन के क्लॉथ्स हमको देखने को मिलते हैं। तो हमको पता चलता है कि बहुत सारी चीजों की सप्लाई करते रहते होंगे। और हां, क्योंकि हम जब शिल्प कला की बात कर रहे हैं तो वहां पर कला भी उजागर होती है, और उसकी वजह से सभ्यता की समृद्धि और कलात्मक कौशल भी हमको प्रदर्शित होता है कि भाई कितनी शानदार तरीके की वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, पशुपति शिव की मोहरें हैं, मिट्टी के तमाम सारे बर्तन हैं, आभूषण हैं, खिलौने हैं। ये सब उनकी कलात्मक और शिल्प संबंधी साक्ष्यों के ठोस प्रमाण हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहां से यहां तक के चीजों के बारे में बताई, ये सारे के सारे जो एविडेंसेस हैं, ये कैसे हैं? ये सब भौतिक हैं। ये सब कैसे हैं एविडेंसेस? भौतिक साक्ष्य। भौतिक साक्ष्यों में हम यहां पर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं पर भी एक मजबूत लिटरेरी सोर्सेस हमको नहीं मिल रहे हैं। प्रमाण तो बहुत सारे मिल रहे हैं, इन भौतिक अवशेषों से मिल रहा है कि इनके रहन सहन कैसे होंगे, इनकी व्यापार व्यवस्था कैसे रही होगी, कृषि व्यवस्था कैसी थी, धर्म कैसा था, विश्वास कैसा था, मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते रहे होंगे, कुबड़ वाले बैल की पूजा करते रहे होंगे, सब कुछ मिलता है। पुरातात्विक प्रमाण खूब मिलते हैं, लेकिन ये पुरातात्विक प्रमाण जो है चुपचाप इस इतिहास के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे एक सुदृढ़ सभ्यता रही होगी। पर हर जगह आप देख रहे हो कि भाई यहां पर साहित्यिक स्रोत कहीं नहीं है, उनका अभाव है। और ये जो लिपि हमको मिलती भी है, जिसके आधार पर हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं कि इनके कुछ साहित्यिक स्रोत रहे होंगे, दुर्भाग्य से वो लिपि अभी तक कोई उत्तर नहीं दे पाई है। उसको हम लोग क्लियरली कहीं पर भी वो नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए। लिपि की डिकोडिंग से लेकर के भी मैंने एक विशेष लेक्चर तैयार किया था, जो आपको हिस्ट्री फैक्ट्स बाय विरत दुबे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्यों उनकी लिपि अभी तक डिकोड नहीं की जा सकी। तो इतना तो श्योर है कि जो हड़प्पा वासी हैं वो लेखन की कला से परिचित थे, और हमें यह भी मालूम है कि इनका जो लेखन है वो चित्रात्मक, या हम इसको और अच्छे से लिखें तो भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक का मतलब जो फीलिंग्स उनके अंदर आती होंगी, उसको किसी न किसी प्रकार के वो लिपि के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार के सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देते थे। बहुत सारे आपको सिंबल्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे आप जानते हैं कि मोर देन 400 to 600 जो प्रतीक हैं वो इनके स्क्रिप्ट में देखने को मिले हैं। आयताकार लिपियां हैं, आयताकार मोहरे हैं,
तांबे की पट्टियां हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, गोल मोहरे हैं, चौकोर मोहरे हैं, हर प्रकार की मोहरें देखने को मिलती हैं, लेकिन उनसे हमको एक पर्याप्त लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने वाला कोई लिटरेचर समझ में नहीं आता। स्क्रिप्ट तो समझ में आती है, लिपि का अस्तित्व है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस लिपि को क्योंकि अभी तक पढ़ ही नहीं पाए। जो कुछ हम उस लिपि के बारे में जान पाए हैं वो यही जान पाए हैं कि वो स्क्रिप्ट की स्टाइल कैसी है, जैसे कि उसको लिखा गया है दाएं से बाएं। जैसे कि अगर कोई लंबा स्क्रिप्ट है तो उसमें अगर दूसरी लाइन का प्रयोग किया गया है वो फिर बाएं से दाएं है, जिसको हम लोग बाउस्ट्रो-फिडन स्क्रिप्ट के तौर पर जानते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास में कोई साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। तो ये साहित्यिक स्रोत जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना मिलना, ये वैदिक सिविलाइजेशन से एक हम कह सकते हैं कि विरोधाभास प्रस्तुत करता है। पर क्वेश्चन आता है कि लिपि अभी तक पढ़ी क्यों नहीं गई, उसके पीछे के रीजंस क्या रहे होंगे। तो इसके पीछे के रीजंस भी मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में आपको क्लियर किए हैं। अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके जो छोटे मोटे अभिलेख मिले भी हैं, जैसे यह आपको देखने को मिल रहे हैं, आप देखेंगे इनमें मुश्किल से महज ऑन एन एवरेज 5 to 6 लेटर्स ही आपको देखने को मिलते हैं। और वो लेटर्स भी हैं या नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है, लगता है कि कई बार वो केवल सिंबल्स, ग्रुप ऑफ सिंबल्स हैं। वो कुछ एकाध ऐसे अभिलेख हैं जिनमें 16 से 26 जो है प्रतीक हमको देखने को मिले हैं, पर वो इतने बड़े नहीं हैं कि हम उनसे किसी व्याकरणिक पैटर्न को डिकोड कर सकें, किसी भाषा संरचना को समझ सकें। द्विभाषीय पाठ इनके उपलब्ध नहीं है, जैसा कि दूसरे सिविलाइजेशन को डिकोड करने में हेल्प मिली थी वैसे डिकोड करने में हेल्प यहां पर नहीं मिल पाती है। हमें नहीं पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की लैंग्वेज क्या थी, उसके आधार पर भी हम लिपि को समझने का प्रयास करें तो भी नहीं पता चलता, क्योंकि इसको भी लेकर के लोगों के मतभेद है कि भाई इनकी भाषा द्रविड़ियन है, कुछ कहते हैं कि इनकी भाषा मुंडा परिवार से है, कुछ कहते हैं कि इनकी भाषा इंडो आर्यन जो कल्चर है उससे रिप्रेजेंट करती है। तो अभी उसको लेकर के भी कोई व्यापक सिद्धांत मौजूद नहीं है। तो भाषा की अज्ञानता है, इसकी वजह से भी हम लिपि जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी वजह से हमको देखने को मिलता है कि इस सभ्यता की कोई साहित्यिक सोर्सेस उपलब्ध नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि रीजन क्या है, कि आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें आपको एक स्क्रिप्ट देखने को नहीं मिलती, उसमें एक माफ कीजिएगा एक साहित्य नहीं देखने को मिलता है। स्क्रिप्ट तो देखने को मिलती है, पर वैदिक सिविलाइजेशन में तो मौजूद हैं ये सारी चीजें। तो वैदिक सिविलाइजेशन में अगर भाषा मौजूद थी तो पिछला वाला कल्चर अगर मौजूद होता तो ये वैदिक सिविलाइजेशन और ज्यादा एडवांस होता। पर हम देखते हैं कि वैदिक काल जो है उसमें मौखिक परंपरा ज्यादा है और पुरातात्विक जो सोर्सेज हैं वो अस्पष्ट हैं, वो देखने को नहीं मिलते। तो आप देख सकते हैं यहां पर मौखिक परंपरा है लेकिन अस्पष्ट पुरातात्विक संबंध आपको देखने को मिलता है। और जो वैदिक सिविलाइजेशन उसकी जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है, वो इतिहास डेफिनेटली एक समृद्ध साहित्य और विरासत को प्रदर्शित करता है। ये जो समृद्ध साहित्य और विरासत है, ये समृद्ध साहित्य विरासत वैदिक काल में मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे जाती है। यानी कि इनके जो साहित्य हैं, अगर आप इनके साहित्य देखेंगे तो इनके साहित्य प्रारंभ में आपको कैसे देखने को मिलेंगे, प्रारंभ में मौखिक देखने को मिलेंगे। और ये जो मौखिक साहित्य हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। इसी तरीके से इनको लिखा नहीं गया है लेकिन लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, उसमें व्याकरणिक अनुकरण है, सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वहां मौखिक साहित्य मौजूद है। साहित्य तो है ना, चाहे मौखिक ही क्यों ना हो। तो अगर हम साहित्यिक चीजों को देखें, वैदिक साहित्यों को देखें, तो वैदिक साहित्य, वैदिक इतिहास जो है पूरा का पूरा वो वैदिक साहित्यों पर ही निर्भर है। हम आज आज वैदिक काल को जानते हैं, वैदिक कल्चर को जानते हैं, तो उसके पीछे का मुख्य सोर्स जो है वो वैदिक लिटरेचर्स हैं। वैदिक लिटरेचर्स मोस्टली श्रुति लेख कहलाते हैं। श्रुति लेख, श्रुति लेख मतलब जिनको सुन करके आगे बढ़ाया गया हो, यानी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया गया हो, जिसे हम कह सकते हैं कि सुना गया अभिलेख है। इनमें खास तौर से आपको 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद इत्यादि भी आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको रचने वाला कोई रचयिता नहीं है, इनको लिखने वाला कोई लेखक नहीं है, बल्कि वेदों को
अपौरुषेय माना गया है कि वेद जो हैं वो क्या हैं, वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय होने का मतलब यह हुआ कि जो पुरुषों द्वारा कृत्य ना हो, जो व्यक्तियों द्वारा कृत्य ना हो, मानव निर्मित ना हो। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो ज्ञान है ये ऋषियों द्वारा अपनी दिव्यता से देखे गए और बोले गए और अगली पीढ़ी तक मौखिक रूप से इनको संचारित किया गया। वेदों के अलावा आप देख सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये सब चीजें आती हैं। और जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे आप इनकी बात करें चाहे आप इनकी बात करें, इन्हीं सब से हम वैदिक काल के समाज के बारे में समझते हैं कि उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनकी सोच, उनके दर्शन कैसे थे। इन सब चीजों की जो जानकारी मिलती है वो इन्हीं साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। तो ये जो साहित्य है वो इस काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक हर चीज का वितरण देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समाज में ये वैदिक साहित्य ही हैं जो क्लियर करते हैं कि वैदिक साहित्य जो है वो वैदिक समाज जो है वो पितृसत्तात्मक था, पैट्रियार्की को फॉलो करता था। हम समझते हैं कि इस समाज में वर्ण व्यवस्था थी, हम समझते हैं कि समाज में एक संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो पशुपालन ज्यादा था, वनस्पति के कृषि। इसलिए हमें इनके साहित्यों से ही पता चलता है कि इनमें पशुओं का अस्तित्व, गाय, घोड़ा, इनका विशेष महत्व है। इनके साहित्य से हमें धर्म का पता चलता है कि वो यज्ञ, हवन, मंत्रोच्चारण इत्यादि करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, देवताओं की स्तुति से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन कुछ भौतिक जानकारियां भी हमको इसमें मिलती हैं। भौतिक जानकारियां जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक सोर्स हमको देखने को मिलता है। वेदों में एक वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद, और उस अथर्ववेद में लोहे का उच्चारण है। लोहे को उसमें कृष्ण अयस के रूप में बताया गया है, कृष्ण अयस के रूप में बताया गया है। और टूल डेवलपमेंट की जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, जो लेटर वैदिक पीरियड में है, उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिल रही है, जिसमें अथर्ववेद शामिल होता है, तो वहां से लोहे के प्रमाण का ज्ञान मिलता है। तो शायद वहां से आगे अब उसके आगे जो है भौतिक साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, और वहां जाकर के हमको थोड़े थोड़े पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो मिलने शुरू होते हैं। इससे पहले मोस्ट ऑफ द जो एविडेंसेस हैं वो लिटरेरी सोर्सेज हैं, वो साहित्यिक सोर्स हैं, वो आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक सोर्स नहीं है। पर क्या पूरी तरीके से पुरातात्विक सोर्स जो है वहां पे अनुपलब्ध हैं? तो ऐसा भी नहीं है। थोड़े बहुत अप्रत्यक्ष और अप्रचुर मात्रा में पुरातात्विक प्रमाण हमको मिली है। इसका मतलब यह है कि प्रत्यक्ष और पुरातात्विक प्रमाणों की कमी है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हमको देखने को मिलता है। अब क्योंकि पुरातात्विक प्रमाणों की यहां पर कमी है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की तुलना में जो वैदिक काल है वो कम एडवांस है, ये ज्यादा एडवांस है, और इसकी एडवांसनेस जो है वो कम है, क्योंकि इसमें भौतिक सोर्सेज जो है वो हमको नहीं देखने को मिलते, शहरीकरण नहीं है। इसी वजह से यहां पर हमको विरोधाभास देखने को मिलता है। लेकिन ये जो विरोधाभास है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दोनों के कल्चर में डिफरेंसेस के कारण है। ये कल्चर अलग है, ये कल्चर अलग है। ये कल्चर जहां आपको शहरी देखने को मिलता है, वहीं ये वाला जो कल्चर है ये आपको ग्रामीण देखने को मिलता है, ग्रामीण देखने को मिलता है। आप देखते हैं कि ग्रामीण जो कल्चर है ना, उसमें रियल लाइफ को ज्यादा आप महसूस कर पाते हैं, वास्तविक जो जीवन है उसको आप ज्यादा महसूस करते हैं। जीवन को अभी जीने की अभिलाषा आपको ग्रामीण जीवन में ज्यादा देखने को मिलती है, भविष्य में जीने की अभिलाषा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं देखने को मिलती। और जब हम भविष्य में जीने की अभिलाषा की ओर बढ़ते हैं, तब हम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं, तब हम भौतिक चीजों की तरफ बढ़ते हैं, और फिर वहां भौतिक साक्ष्यों का मिलना जरूरी हो जाता है। शायद यह भी एक कारण है जिसकी वजह से, क्योंकि ये ग्रामीण आबादी है, ये प्रेजेंट में जी रही है, इसको आगे फ्यूचर में किसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के उतनी होड़ नहीं मची है, तो इसलिए यहां पर हमको भौतिक साक्ष्य कम देखने को मिलते हैं। संस्कृति जो है इसकी थोड़ी सी प्राकृतिक संस्कृति है, पशुपालक समाज है, भौतिक अवशेष नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य
ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, बहुत कम है। लेकिन तो आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष और प्रचुर पुरातात्विक प्रमाणों की कमी है। संस्कृति की अगर हम बात करें तो एक ग्रामीण और पशुपालक समाज है, इसके जीवन में भौतिक अवशेष कम स्थायी होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य पूरी तरीके से अनुपस्थित नहीं है, अर्थात थोड़े मोड़े हमको पुरातात्विक साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब वो जो थोड़े मोड़े पुरातात्विक साक्ष्य देखने को मिलते हैं वो कौन है? जैसे ये, इनको आप PGW बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित और धूसर मृदभांड है। और इसका टाइम पीरियड तकरीबन आपको 1200 से 600 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिल जाता है, कई बार और भी कम, 1000 से 600। और कई बार इसको हम लोग इसीलिए उत्तर वैदिक काल की तरफ लेकर के चलते हैं कि उत्तर वैदिक काल में हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जहां PGW वेयर या लेटर वैदिक पीरियड में जैसा हम डीपली जाना शुरू करते हैं तो वहां लोहे के औजार मिलने शुरू होते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड मिलने को देखने को मिल जाता है, बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। पर क्योंकि बस्तियां इनकी ग्रामीण थी तो ग्रामीण बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर आपको ये जैसे हस्तिनापुर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अतरंजी खेड़ा, यहां सबसे कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जहां पर लोहे के उपयोग की जानकारी हमको देखने को मिल जाती है। और ये वही लोहा है जो आपने अथर्ववेद में कृष्ण अयस या श्याम अयस के तौर पर देखा था। तो शायद अब ग्रामीण बस्तियां जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगी और वो थोड़े थोड़े शहरीकरण की तरफ अपना कदम बढ़ा रही होंगी। लेकिन एक चीज है यहां पर कि जिस PGW कल्चर की हम बात कर रहे हैं, चित्रित धूसर मृदभांड की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, उन चित्रित धूसर मृदभांडों के बारे में ये जो चीजें मिली है ना, जिनके टाइम पीरियड से हमें पता चलता है कि ये वैदिक काल के हैं, ये वैदिक काल के हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर जो जानकारी हमको जो वेदों से मिलती है, उन वेदों ने इन चित्रित धूसर मृदभांडों के बारे में कुछ नहीं कहा है। अगर आप किसी वेद में खोजने का प्रयास करें तो वहां पर आपको पेंटेड ग्रेवेयर की सीधी सीधी कोई जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। वहां पुरातात्विक अवशेष जो हैं, जो मिले हैं, वो वैदिक ग्रंथों में वर्णित नहीं है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं वो वैदिक समाज की पूरी तस्वीर नहीं प्रकट करते। अगर वैदिक समाज की तस्वीर प्रकट करनी है तो हमें जाना होगा लिटरेरी सोर्सेस पे, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में उनके समाज की तस्वीर उनके जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो बताते हैं। यहां के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वैदिक समाज को नहीं बताते। अगर बताते भी हैं तो उतना सीधा प्रमाण के तौर पर उसको नहीं माना जा सकता कि बहुत ज्यादा ठोस प्रमाण हो। तो हमको यह विरोधाभास देखने को मिलता है। तो अभी तक हमको यह समझ में आ गया कि भाई यहां पर ग्रामीण कल्चर है और ग्रामीण कल्चर में पढ़ाई लिखाई जो भौतिक तरीके से जो हम लोग इस्तेमाल उसका करते हैं, लिखना, अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करना, बल्कि यहां पर आध्यात्मिक पढ़ाई लिखाई का उल्लेख है। जीवन की समझ, ना कि जीवन को भौतिक संसार में लिप्तता, ऐसी चीजों की पढ़ाई नहीं है, बल्कि इस चीजों की पढ़ाई है जिसमें जीवन की समझ विकसित हो सके। तो वो वैदिक कल्चर में हमको देखने को मिलता है। और जब हम विरोधाभास को देखने का प्रयास करते हैं कि जो दो विरोधाभास हमको देखने को मिल रहे हैं कि एक जगह साहित्यिक सोर्स है, एक जगह पुरातात्विक सोर्स है, तो ये विरोधाभास को जानने के लिए हमको थोड़े संक्रमण काल में चलना पड़ेगा और तब शायद हम किसी अंतर या निष्कर्ष की तरफ पहुंच सकें। तो आप देख रहे हैं जो ये डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस केवल स्रोतों की अनुपलब्धता का परिणाम नहीं है, बल्कि इन दो सभ्यताओं के बीच एक मौलिक अंतर का प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब किस प्रकार से है? ये बताता है कि इनके बीच में एक संक्रमण काल भी है। देखो, इसको बहुत लॉजिकली समझने का प्रयास करो। आपको मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, इस सभ्यता का पतन जो है वो अचानक नहीं हुआ। ये धीरे 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 एक एडवांस सिविलाइजेशन धीरे 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 डिक्लाइन की तरफ बढ़ा। इसका पतन हुआ धीरे धीरे। तकरीबन 1900 ईसा पूर्व के आसपास जब आप आते हैं तो इसका डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है और वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास तक देखने को मिल जाता है। कई जगहों पर 1900 से 600 तक भी लिखा जाता है, बट आप 1500 तक मान के चलिए। और एक्चुअली कि इनके पतन के बाद क्या हुआ और वैदिक सिविलाइजेशन जो है, वैदिक काल जो है, उनके पहले क्या हुआ, इसके बीच में एक डार्क पीरियड हमको देखने को मिलता है, एक डार्क एज देखने को मिलता है, एक डार्क या अंधकार युग देखने को मिलता है। आप देखते हैं कि कैसे कैसे जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो जलवायु परिवर्तन के कारण, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण, बाढ़, नदी, मार्ग परिवर्तन, शहरीकरण और तमाम सारी चीजों के कारण धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। फिर आया एक डार्क एज जिसमें क्या हुआ नहीं पता, और फिर हमें पता है कि वैदिक सिविलाइजेशन है जिन्होंने
साहित्यिक पकड़ मजबूत रखिए। अब आप यहां सोचने का प्रयास कीजिए, कल्पना करने का प्रयास कीजिए, जैसे सपोज दैट आप ही का जीवन है, आपका पूरा परिवार जो है वो एक बहुत ही संपन्न परिवार है, बहुत ही संपन्न परिवार है, पर महसूस कीजिए कि किसी आपदा के कारण, किसी दैवीय या प्राकृतिक या मानव जनित आपदा के कारण धीरे धीरे आपका जो लिविंग स्टेटस है उसमें परिवर्तन हुआ। आप एक शानदार महल में रहते थे, आप टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भौतिक संसाधनों का बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं, आप सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शहरों में रह रहे हैं, एक एडवांस टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी प्राकृतिक या इस तरीके की चीजें आई और आपका घर, मकान, ये सारी चीजें अगर टूट गई और आप जीवित रह गए, तो आप रिस्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेयर, कहां से? ना तो आपके पास लिखने के लिए किताबें हैं, ना पढ़ने के लिए कंप्यूटर है, ना दूरसंचार प्रणाली है, ना सड़कें हैं, ना मकान आपका बचा है, ना आपकी संपत्ति बची है, सिर्फ बचे हैं आप। क्या करेंगे आप? आपकी बुद्धि का जो विकास हुआ है केवल वही आपके साथ में है, और वो बुद्धि आपकी पूर्व पीढ़ी से आगे ही रहेगी। उसको डिस्ट्रॉय प्रकृति नहीं कर पाई है। तो आप उसको जब रीस्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले जीवन जीने के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको जोहाना यानी कि जोड़ना शुरू करेंगे। आप पहले मकान नहीं बनाना शुरू कर देंगे, आप पहले लाइफ को जीना शुरू करेंगे, आप एक अच्छे इंसान बने रहने की प्रवृत्ति धारण करेंगे। तो आप देखते हैं कि ये जो डिक्लाइन है, ये जो डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है, जो डार्केज में आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, ये डार्केज नहीं है एक्चुअली। वो आपका वो समय है जब आप कभी बहुत अमीर होते थे और फिर आप एक थोड़ी सी एक बढ़िया सभ्यता में आगे डेवलप हो जाएंगे। उसके बीच का एक वैक्यूम पीरियड है जिसमें आपके संघर्षों के बारे में जानकारी नहीं है किसी को। कोई किसी के संघर्षों की जानकारी रखता है? आप किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को जानिए, जो व्यक्ति फेमस होता है वो अपने संघर्षों से नहीं, उसने जो दिखाया है संसार को, करके जो दिखाया है उसी से वो फेमस हो रहा है। हां, जब हम उसके बारे में और डीप स्टडी करना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि आज जो ये इतना व्यक्ति फेमस हुआ है इसके पीछे की एक हिडन स्टोरी भी है, एंड दैट हिडन स्टोरी इज नथिंग जस्ट अबाउट द डार्क एज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। वो उसके एक समय का एक डार्क एज ही है और कुछ नहीं है। तो अगर हम इस सभ्यता को भी उसी व्यक्ति की तरह देखें, वैदिक सभ्यता को, तो वैदिक सभ्यता से पहले का जो एक शून्य काल है वो वही है, वही संक्रमण काल है, वही खाली समय। शहरी संरचनाओं का वहां विघटन जहां हुआ है धीरे धीरे, क्या नाम है, वैदिक कल्चर का, वहीं धीरे धीरे नए विकास की तरफ जब व्यक्ति आगे बढ़ा है तो वैदिक समाज में आया है। और इसीलिए कई जगहों पर कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि जो वैदिक कल्चर है उस वैदिक कल्चर का पूर्वगामी साहित्यिक कल्चर जो है वो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, जो उसने डेवलप किया होगा, जिसकी अब उसे आवश्यकता पड़ी होगी जब उसने अपने पूरे के पूरे एज को डिक्लाइन कर लिया, डिक्लाइन होते हुए देखा। पर यह अंदाजा है केवल, इसके कोई ठोस मजबूत आधार नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही, कुछ इतिहासकारों ने, तभी वो कहते हैं कि वैदिक कल्चर में जो संस्कृत जो भाषा है उस संस्कृत की पूर्वगामी लिपि के तौर पर इंडस लिपि को या इंडस स्क्रिप्ट को देखा जा सकता है। इसीलिए उसको इंडो क्या नाम है, जो गैंजेटिक प्लेन जो है वहां पर विकसित होने वाली सभ्यता से जोड़ा जाता है उसको। तो जो ये शहरी संरचना का विघटन हुआ उसने नई सामाजिक और नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। ये जो नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था होगी ये पीछे की तुलना में कम संगठित होगी, और जब कम संगठित होगी तो ये अपनी जो भी नॉलेज है उसको जब पास करेगी अगली पीढ़ी में तो मौखिक रूप से ही करेगी। इसीलिए जो संक्रमण काल है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक काल के बीच का जो एक काल है, ये भाषा को क्या कर रहा है आगे, ये लैंग्वेज को, ये लिपि को आगे क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। कंजेशन पीरियड है ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है जो एक नई भाषा को, नई कल्चर को डेवलप कर रहा है, जो समझता है कि इतनी बड़ी सभ्यता अगर डिक्लाइन हो गई तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतों से ज्यादा जरूरी है मनुष्य का बचे रहना। तो अब वो एक अस्थायी भूमिका के निर्माण की तरफ चलता है। वो जो भवन निर्माण कर रहा है वो भवन स्थायी नहीं है, अब उसके जो भवन बनेंगे वो स्थायी नहीं होंगे। और अब जो वो एक जगह पर टिक करके अपने जीवन का संचालन कर रहा था वो एक जगह टिक करके जीवन का संचालन ना करेगा, बल्कि एक न्यूमेडिक कल्चर को अडॉप्ट कर लेगा।
एक घुमंतू परंपरा को अडॉप्ट कर लेगा। उससे मालूम है कि एक निश्चित समय के पश्चात जलवायु परिवर्तन होता है, एक जगह रुकने से कोई फायदा नहीं है। तो जहां जहां हमें हमारे अनुकूल जलवायु मिलेगी हम वहां वहां मूव करते जाएंगे। और यहीं से शुरू होता है कि जब आप मूव करते जाएंगे तो आपके पास में स्थायी निवास नहीं होगा। आप अपने अपने स्थायी निवासों को लेकर के क्या करेंगे, क्योंकि उसे तो एक दिन खराब हो जाना है। तो जो वो थोड़े बहुत रहने के स्थान बनाएगा वो अस्थायी होंगे, कच्ची मिट्टी के होंगे, ना कि पक्की ईंटों के। तो पहले का समाज पक्की ईंटों का है, शायद वो समझ गया है कि इसे डिक्लाइन होना है, तो हम पहले से ही ऐसा बना कर रखें जो कुछ समय, जो हमारे समय तक काम आए, हम उसको लेकर के चलें। और जो लॉन्ग लास्टिंग है, दैट इज नॉलेज, वी हैव टू बिल्ड अप दैट, हमें उसे मजबूत करना चाहिए। और शायद उन्होंने वैदिक कल्चर जो है उसको वहां पर एक बड़ा रूप दिया। और वैदिक परंपरा जो है वो आगे बढ़ती है, इसीलिए उनका जो जीवन है वो ग्रामीण है। तो जो वैदिक जीवन है वो ग्रामीण तो है, वो ग्रामीण तो है, लेकिन ग्रामीण के हो साथ साथ घुमंतु भी है। और जब आप घुमंतु होते हैं तो आपके पास स्थायी नहीं होता। स्थायी ना तो आपका आवास होगा, ना तो आपकी कोई भी भौतिक संसाधन जो है वो आपके स्थायी नहीं होंगे, क्योंकि आप एक जगह नहीं रह रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। क्या सेम टेक्नोलॉजी, सेम भौतिक जो संसाधन है जो भारत में मौजूद है वही अरब कंट्रीज में मौजूद है, वही खाड़ी के देशों में मौजूद है? क्या वही अफ्रीकन कंट्रीज में मौजूद है आज के समय में? क्या वही वेस्टर्न कंट्रीज में मौजूद है? नहीं, सब जगह अलग अलग प्रकार के भौतिक संसाधन है। कुछ चीजें कॉमन होंगी, एक अलग बात है। तो जब हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो अलग अलग कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए इनके पास में कृषि जो है, कृषि व्यवस्था जो है वो स्थायी नहीं है, बल्कि पशुपालन जो है वो स्थायी है। क्योंकि मूव करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो पशु हैं। घोड़े से मूव कर सकते हैं, गाय एक कह सकते हैं कि एक दुधारू पशु के तौर पर है, तो उन्हें भोजन के एक सोर्स के तौर पर भी उपलब्ध है और जीवन जीने का एक सहारा है। कृषि कार्यों में भी जहां कहीं भी स्थायी अस्थायी तौर पर कृषि कार्य चाहिए होगा, वो हम वहां पर जो कल्चर है, उस जो पशुपालन है वो हमारा उससे पूरा हो जाएगा। और इसी वजह से वो लिखते भी नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने ज्ञान को लिख भी दिया तो फिर वो एक भौतिक संसाधन हो जाएगा और उसको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा। ज्ञान को लिखेंगे तो बोझ हो जाएगा, उस बोझ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। ज्ञान बोझ तब नहीं होगा जब वो आपके दिमाग में स्थिर हो। उसे कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता जब तक आप डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएंगे। तो उन्हें ये ज्यादा स्थायी दिखा, इसीलिए एक स्थायी साहित्यिक कल्चर जो है हमको वैदिक सिविलाइजेशन में शायद देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम इसको पूरे लेक्चर को समराइज करने का प्रयास करें तो हमको साक्ष्यों में कुछ संस्कृतियों और मौलिक अंतरों का पता चलता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, तमाम प्रकार के जिसके कालक्रम है, साक्ष्य है, समाज की प्रकृति, अर्थव्यवस्था है, मुख्य धातु जो है, लिपि की स्थिति जो है और धार्मिक स्थिति जो है, उसमें सब में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं इस प्रकार के साक्ष्यों के अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं वो। तो हमने देखा कि विरोधाभास जो है वो दोनों सभ्यताओं के साक्ष्य आधारित स्वभाव के मूल अंतर से उत्पन्न हुआ है। हड़प्पा की जो नगरीय सभ्यता है वो एक व्यापार आधारित सभ्यता है, उसकी जो प्रकृति है वो पुरातात्विक साक्ष्य को रिप्रेजेंट करती है, जबकि उसकी पीढ़ी जो है वो एक नई लिपि को डेवलप कर चुकी है, जो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, अनपढ़ है वो लिपि। लेकिन वैदिक काल और वैदिक कल्चर जो है ग्रामीण जीवन को रिप्रेजेंट करता है, मौखिक परंपरा को लेकर के आता है, उसका प्रचार का स्तर, उसके साहित्य के प्रचार का स्तर ज्यादा है, समृद्ध साहित्यिक विरासत है। वो विदेशी व्यापार नहीं करते बल्कि देश विदेशों में खुद ही घूम रहे हैं, वो खुद ही निम्योडिक हैं, उनको व्यापार से लेना देना नहीं है। तो इतिहास के कालक्रम में ये जो साक्ष्य हैं इसी अनुसार गढ़ते चले जा रहे हैं, जैसा उनका प्रकृति है, जैसी उनकी रहने की प्रकृति है। वैदिक कल्चर में जब साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं तो उससे हमें उनके जो विचार हैं, उनके जो दर्शन हैं, उनकी जानकारी हमको देखने को मिलती है। इतिहास को और ज्यादा अच्छी तरीके से वो व्यक्त करते हैं। जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं खोजा गया था तब तक हम सोचते थे कि वैदिक परंपरा ही हमारी सबसे पुरानी परंपरा है, क्योंकि वहां से हमको साहित्यिक ज्ञान मिलता था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता एक और जहां ईंट और पत्थर से बनी हुई एक आधुनिक सभ्यता की तरह दिखाई देने वाली एक कल्चर है, जो उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में फैली हुई है। सिंधु नदी और उसके जितने भी नदियां हैं सहायक, उसके
बेसिन में मौजूद है। उसमें कुछ और भी नदियां तब हुआ करती थी, जैसे सरस्वती इत्यादि, दृशदवती इत्यादि, जो अब सूख गई हैं। उन जगहों पर फैली वो सभ्यता है जिसके बारे में अगर हम विद्वानों की बात माने तो वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसको सिटीज विदाउट लैंग्वेज कहा जा सकता है, भाषा विहीन शहर। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? एक प्रकार से भाषा विहीन शहर है, ठीक है, सिटी विदाउट लैंग्वेज। लेकिन अगर हम वैदिक कल्चर को देखते हैं तो वो गंगा के मैदानी भागों में फैला हुआ है, थोड़ा उसके मतलब आप देखेंगे इंडस से आगे पूरब की ओर गंगा का जो मैदानी भाग है वहां तक फैल जाती है। यहां पर मिट्टी के बर्तन पाए गए, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, उतनी बड़ी मात्रा में नहीं जितनी बड़ी मात्रा में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते हैं। यहां वेदों के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, साहित्यिक ज्ञान हमको देखने को मिलता है, प्रकृति से निकटता ज्यादा देखने को मिलती है, अग्नि और तमाम प्रकार की विधियों से देवताओं की स्तुति करते हुए लोग देखने को मिलते हैं। साहित्यों का मौखिक जो एक पारगम्यता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही है वो हमको देखने को मिलती है। भौतिकवाद कम देखने को मिलता है। तो यहां भाषा ही सब कुछ है। इसीलिए जब विद्वान इंडस वैली सिविलाइजेशन को अ सिटी विदाउट लैंग्वेज कहते हैं तो उसी जगह पर वैदिक सिविलाइजेशन को अ सिविलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज विदाउट सिटीज कहते हैं। तो आपका जो वैदिक कल्चर है वो क्या हो जाता है? इसी के अपोज में अगर आप देखेंगे तो वैदिक कल्चर नगर विहीन भाषाई सभ्यता है। यानी एक ऐसा सिविलाइजेशन, एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसा कल्चर जिसमें कोई लैंग्वेज नहीं, जिसमें कोई सिटी नहीं है। लैंग्वेज विदाउट सिटीज एंड सिटीज विदाउट लैंग्वेज, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसके मूलभूत रीजन क्या है, इसके मूलभूत कारण क्या है। तो कंक्लूसिवली इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनके पास में नगरीकरण है, भौतिक संसाधन मौजूद हैं और ये भौतिक संसाधन में काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। इन्होंने लिपि जो है वो डेवलप की है, बट वो डिकोडेड नहीं हुई है अभी तक, जिसलिए हम इसको पढ़ नहीं सकते। इसलिए जो भौतिक वस्तुएं हैं वही हमको यहां पर मिल रही हैं। पर जैसे जैसे सभ्यता का डिक्लाइन हुआ वैसे वैसे भौतिक संसाधन जो है वो नष्ट होते चले गए। अभौतिक संसाधन जो थे, जिनको उन्होंने उस समय शायद डेवलप किया था, लिपियां, उनको उन्होंने और ज्यादा समय में शायद मजबूत किया होगा। और ये मजबूती करने के लिए जो समय बीच में दिखाई दिया उसको डार्क एज कहा गया। लेकिन इसको लेकर के भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा, बट ये अंदेशा लगाया जाता है। और ऐसा अंदेशा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आगे की जो वैदिक कल्चर है वो वैदिक कल्चर भौतिक नहीं है जिसको डिस्ट्रॉय किया गया, भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है, साहित्यिक है, जिसकी ठोस शुरुआत उस समय होनी शुरू हुई होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसको उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। इट मे बी, बट जो भी है वैदिक सिविलाइजेशन में हमको, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण कल्चर है तो हमें शहर नहीं देखने को मिलेगा, शहरी कल्चर है तो हमें ग्रामीण कल्चर नहीं देखने को मिलेगा। ये ही इसका विशेष अंतर है जो हमको यहां पर समझ में आता है। नाउ आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम से, और इसका जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को भी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों और विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से अपने विस्तृत पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे कि सुनियोजित नगरों और जल निकासी प्रणालियों के लिए मानी जाती है, लेकिन इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः वेदों और अन्य साहित्यिक ग्रंथों पर आधारित है, जबकि इस काल के पुरातात्विक प्रमाण जैसे चित्रित धूसर मृदभांड कम और अप्रत्यक्ष हैं। हड़प्पा और वैदिक सभ्यताओं के बीच के संक्रमण काल को अंधकार युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों को दोनों का अभाव है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, जबकि वैदिक काल में व्यापार और शिल्प प्रमुख थे। इन चारों में से कौन कौन से विकल्प सही हो सकते हैं? इन विकल्पों के अकॉर्डिंग आप हमें बताइए। केवल 1 और 2, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। इस लेक्चर का सारांश लिखिए, और अगर आप मुख्य परीक्षा में जाना चाहते हैं तो जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये 2019 की हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस क्वेश्चन को आपको यहां पर दिया गया है। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है एग्जैक्टली वो इस जीएस पेपर को रिप्रेजेंट करता है, माफ कीजिएगा, हिस्ट्री जो ऑप्शनल है उसमें पूछा गया है। हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1
2019 कह रहा हड़प्पा संस्कृति के लिए कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है और वैदिक काल के लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, इस परिघटना की व्याख्या कीजिए। पूरी लेक्चर में मैंने इसी परिघटना की व्याख्या की, आप देख सकते हैं। और ये ऑप्शनल पूछा गया है, तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल का सब्जेक्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं। मनोज सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल आपको, मनोज सर, लेकिन आप उसे परचेज करते समय मेरा कोड विरद लाइव यूज कर सकते हैं, विरद लाइव यूज कर सकते हैं, जिससे आपको इस बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। जाते जाते मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जो ये सेल है ये खत्म होने वाली है, जिसमें तमाम प्रकार के जो ड्रॉप प्राइसेस हैं ये फिर से इंक्रीज हो जाएंगे। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और आज ही 20 सितंबर है, आज ये सेल क्लोज होने वाली है, इससे पहले आप इसमें एनरोल हो जाइए। एक और बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम स्टडी IQ IAS की पूरी टीम जो है वो इंदौर विजिट करने वाली है। अगर आप वहां पर हमारे टॉप फैकल्टीज से मिलना चाहते हैं, हम सभी लोगों से मिलना चाहते हैं, तो आप वहां पर इस गूगल फॉर्म को फिल करिए, जिससे कि वहां पर बैठने का सुनियोजित प्रबंध जो है वो किया जा सके और आपको वहां पर पहुंचने पर कुछ एश्योर्ड प्राइजेस मिलेंगे जो आपके लिए बेहद उपयोगी होंगे। बहुत सारी चीजें वहां पर आपके लिए रिवील की जाएंगी जो आपके लिए बेहद उपयोगी होंगी, तो जरूर वहां पर पहुंचिए। एक टॉप क्लास का वहां पर हम आपको एक मेंटरशिप भी वहां पर प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इस लेक्चर का PDF पाना चाहते हैं तो आप इसे स्कैन कर लीजिए सिंपली, और या फिर आप इनके माध्यम से हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं, आसानी से मैं मिल जाऊंगा। इस लेक्चर का PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम पे मिलेगा, उसको आप यहां से स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी इसी तरीके के हिस्ट्री के टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।